तो बच्चों यहाँ पहला क्वेश्चन है, इज द स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट द ओनली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमसे पूछा गया है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ स्टेडी करंट होता है, यानी कि कांस्टेंट करंट से ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बच्चों आंसर है नो, क्योंकि हमने पढ़ा है दो तरह के करंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है कंडक्टर में। बच्चों उस कंडक्शन करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और सेकंड करंट होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो हम आंसर लिखेंगे नो, और जस्टिफिकेशन देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू चेंज ऑफ electric flux with time is also the source of magnetic field। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज बीइंग चार्ज्ड अप बाय कनेक्टिंग इट अक्रॉस ए डीसी वोल्टेज सोर्स। तो हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको एक डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस, और कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है। हाउ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट सेटअप कंपेयर विद ईच अदर ड्यूरिंग द चार्जिंग अप प्रोसेस एंड आफ्टर कैपेसिटर गेट फुली चार्ज्ड। सो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चार्जिंग अप प्रोसेस में क्या हो रहा है। जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं बच्चों, ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग, जो चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स पर वो टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्ड हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। अभी देखिए जैसे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा, इस दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, और धीरे धीरे उस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लेट्स पर इंक्रीज हो रहा होगा। एक टाइम के बाद चार्ज पूरी तरह से बिल्ड हो जाता है और चार्ज इंक्रीज होना बंद हो जाता है, यानी चार्ज प्लेट्स पर कांस्टेंट हो जाता है। जब ये चार्ज प्लेट्स पर पूरी तरह से बिल्ड हो जाता है बच्चों, इसको हम कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये केस है बच्चों जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। और यहाँ पर ये जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है बच्चों, इस केस को कहते हैं कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में है। ठीक है, ये चार्जिंग प्रोसेस में है, और वो वाला केस था फुली चार्ज का। तो चार्जिंग प्रोसेस में चार्ज वेरी कर रहा है। चार्ज के चेंज होने से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सो बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, फाई ई वेरी करेगा, चेंज होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को हम बच्चों कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इट मींस ड्यूरिंग द चार्जिंग अप प्रोसेस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने बोला है कि हाउ द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट कंपेयर विद ईच अदर। अब हमें पता है कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सो हम यहाँ पे आंसर देंगे ड्यूरिंग चार्जिंग अप प्रोसेस, ड्यूरिंग चार्जिंग अप प्रोसेस कंडक्शन करंट IC is equal to displacement current ID। सो ड्यूरिंग द चार्जिंग अप प्रोसेस ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। और दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है कि आफ्टर द कैपेसिटर गेट फुली चार्ज्ड, आफ्टर कैपेसिटर गेट फुली चार्ज्ड, फुली चार्ज। सो बच्चों अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा और कंडक्शन करंट भी इसलिए जीरो हो जाएगा। तो पूरी तरह से चार्जेस करंट जीरो हो जाएंगे। सो ड्यूरिंग चार्जिंग अप प्रोसेस चार्ज बिल्ड हो रहा है, उसके कारण कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है।
और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड कंडक्शन करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, चार्ज और इंक्रीज होना बंद हो जाता है, इससे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगा और इस कारण से कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। सो एसी सोर्स कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगा तो आपको पता है कैपेसिटर चार्जिंग अप प्रोसेस में रहेगा और उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करने लगेगा। सो ये कैपेसिटर है, उसके साथ हमने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। हाउ विल डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज विद डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो हमसे ये पूछा है बच्चों की फ्रीक्वेंसी को अगर हम कम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट पर क्या इफेक्ट होगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए आप सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखिए कि कंडक्शन करंट पर जो इफेक्ट होगा वही डिस्प्लेसमेंट पर होगा, क्योंकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है। अब चैप्टर नंबर 7 एसी करंट में हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर को जब हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर एसी सोर्स के फ्लो को अपोज करता है और उसके ऑपोजिशन को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कहा है क्वेश्चन में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्सेज कनेक्टेड चेंज विद डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। सो बच्चों, इक्वेशन 2 को हम अप्लाई करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इससे इक्वेशन 2 से क्लियर है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है कैपेसिटर के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। तो अगर कैपेसिटर एसी करंट को अपोज करेगा तो बच्चों ज्यादा ओपोजिशन इंक्रीज हो गई यहाँ पर, तो ओपोजिशन के इंक्रीज होने से करंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि अगर सर्किट में रुकावट ज्यादा है, ओपोजिशन ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। अभी अगर कंडक्शन करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो इससे डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में हम दे सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट विल डिक्रीज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑसिलेट्स इन द ईएम वेव, आर दिस वेव्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो हमने थ्योरी में समझा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यही क्वेश्चन है, व्हाट ऑसिलेट्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो हम यहाँ पर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स, और फिर हमसे पूछे आर दिस वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। सो बच्चों यहाँ पर ईएम वेव की नेचर थी ट्रांसवर्स नेचर, और ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बच्चों डायग्राम है ट्रांसवर्स नेचर के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन वाई एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन जेड डायरेक्शन में है और प्रोपेगेशन ऑफ द वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सो बच्चों ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस नेचर को हम ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द लाइट रेज ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन एंड 8000 एंगस्ट्रॉन इन द वैक्यूम। सो वैक्यूम में लाइट लाइट रेज की जो वेलोसिटीज हैं बच्चों, लाइट रेज ईएम वेव होती हैं, तो लाइट रेज की जो वेलोसिटीज वैक्यूम में एग्जिस्ट करती हैं दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड वेवलेंथ पर
डिपेंड नहीं करती है, यानी कोई भी वेवलेंथ की लाइट रेज होंगी तो सबकी स्पीड 3 × 10⁸ होगी। तो वी कैन राइट दिस इज सेम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, सेम फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। और इस कारण से जो रेशो होगी स्पीड की, सपोज मैं v1 रेशो v2 बोल देता हूँ, तो वो दोनों वैल्यूज 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ होंगी दोनों वेलोसिटीज, तो ये रेशो 1:1 हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर वेवलेंथ हम चेंज भी कर देते हैं तो वैक्यूम में से लाइट रेज की वेलोसिटी सेम रहती है। बच्चों जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ईएम वेव्स या लाइट रेज का, वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/μ0 ε0 अंडर रूट। सो μ0 ε0 यहाँ पर क्योंकि वैक्यूम के लिए चेंज नहीं हो रहे, और आप देखते हो कि इस इक्वेशन से स्पीड वेवलेंथ पर तो डिपेंडेंट नहीं आ रही, ठीक है, इस कारण से स्पीड वैक्यूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए सेम रहेगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दैट द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव यूज्ड फॉर quite often for killing germs in household water purifier, remote sensing and treatment of cancer be labeled lambda 1, lambda 2, lambda 3. Arrange them in increasing order. So बच्चों किलिंग जर्म्स इन हाउसहोल्ड वाटर प्यूरिफायर्स, तो कौन सी वेव जर्म्स किलिंग के लिए यूज होती है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा है यूवी रेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें यूवी रेज की वेवलेंथ को लैम्डा 1 मानना है। फिर रिमोट सेंसिंग में हम यूज करते हैं इंफ्रा रेड वेव्स, IR लिख देते हैं हम इसे शॉर्ट में, तो इनकी वेवलेंथ को हमें लैम्डा 2 लेट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में बच्चों हम यूज करते हैं गामा रेज, और गामा रेज की वेवलेंथ को हमें लैम्डा 3 ट्रीट करना है। अब क्वेश्चन है कि हमें इन तीनों वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखें कौन कौन सी ये वेव्स थी, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। तो बच्चों जब हम रेडियो से गामा रे की साइड आते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ डिक्रीज होती है। इसका मतलब सबसे स्मॉलर वेवलेंथ गामा रेज की होती है, जो कि यहाँ पे लैम्डा 3 है, तो लैम्डा 3 होगा सबसे स्मॉल। उसके बाद हमारे पास आएगा अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ यहाँ पर है लैम्डा 1, और उसके बाद आएगा बच्चों सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव इन तीनों में से, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स, लैम्डा 2। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द EM waves suitable for radar system used in aircraft navigation. सो बच्चों रेडार सिस्टम में हम जो EM वेव यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड microwaves. So microwaves are used for radar system in aircraft navigation and write the range of frequencies of these waves. So बच्चों आप इनकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए वर्ड याद कर सकते हैं गीगा हर्ट्स। इनकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो गीगा हर्ट्स में होती है। सो लेट मी एक्सप्लेन, मेगा हर्ट्स होता है, मेगा मीनिंग 10⁻⁶, और गीगा होता है बच्चों 10⁻⁹, 10⁻⁹। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻⁹ हर्ट्स की रेंज में होती है। और अगर हम ये पूरी रेंज एक्सप्लेन करें तो ये होती है बच्चों 10⁻⁹ हर्ट्स से 10⁻12 हर्ट्स तक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म होती है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। नॉर्मली जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड में म्यू नॉट टाइम्स करंट लेते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म में हमें दो करंट लेने हैं, आईसी प्लस आईडी। इस इक्वेशन में हमें आईडी की वैल्यू को, आईडी सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट है, आईसी कंडक्शन करंट है, तो बच्चों आईडी कंसीडर करते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड चार्जिंग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें आईडी वाला करंट कंसीडर करना है। सो यहाँ हम लिखेंगे बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्जिंग
कैपेसिटर। तो बच्चों हमें ये वाला करंट आईडी कंसीडर करना है, और आईसी है बच्चों कंडक्शन करंट, वो हमें कंसीडर करना है तब जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर, लाइक इस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो तो। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट इज यूज्ड व्हेन वी आर फाइंडिंग फील्ड आउटसाइड प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर, आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर। तो बच्चों इस इक्वेशन को कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सिंपली आई के प्लेस पर हमने दो करंट ले लिए हैं, आईसी प्लस आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव फोर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ईएम वेव्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज पेपर में पूछी जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। These waves do not require any medium for propagation। बच्चों जो साउंड वेव है that needs a medium for propagation, लेकिन EM वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। सेकंड, they have the transverse nature। ट्रांसवर्स नेचर अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में भी समझा कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये तीनों परपेंडिकुलर रहते हैं। स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, speed of EM waves in vacuum is, सो बच्चों हम इनकी वैक्यूम में स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। अभी अगर हम इस एक्सप्रेशन में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को पुट करके सॉल्व करते हैं, सो द स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम कम्स टू बी 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, they carry energy and momentum। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन ईएम वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलोंग द वाई डायरेक्शन। सो बच्चों ये वाई डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। सो वी राइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे कैप। राइट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड and the direction of electric and magnetic field vectors। सो बच्चों अगर हम मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है, ये स्पीड ऑफ ईएम वेव के इक्वल होता है, स्पीड ऑफ ईएम वेव। और सपोज ईएम वेव का स्पीड c है और सपोज 3 की वैल्यू 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर हमें बच्चों यहाँ पे बताना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अभी हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पता है जे कैप है, और हमें ई क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो 11th फिजिक्स में हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को समझा है आई जे के। सो बच्चों किस किस को हम क्रॉस प्रोडक्ट करें यहाँ पर कि उनका आंसर जे कैप आ जाए। सो इट मींस अगर हम के को आई से क्रॉस करेंगे तो आंसर जे कैप आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कैप होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आई कैप होना चाहिए, और के क्रॉस आई का आंसर बच्चों जे कैप होगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है जेड एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ विल यू कन्विंस योरसेल्फ दैट ईएम वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हमें ये समझाना है, ये इसके एग्जांपल देना है कि ईएम वेव में एनर्जी और मोमेंटम दोनों होते हैं। देखो बच्चों, मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल पर एक ईएम वेव फॉल करती है। तो जैसे ये ईएम वेव चार्ज पार्टिकल पर फॉल करती है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में सेट हो जाता है, इसके अंदर ऑसिलेशंस होने लग जाते हैं।
अभी अगर चार्ज पार्टिकल में ऑसिलेशन हो रहा है तो इट मीन्स उस ऑसिलेशन के लिए चार्ज पार्टिकल को एनर्जी एंड मोमेंटम ईएम वेव से मिले हैं। इसका मतलब ईएम वेव के अंदर एनर्जी और मोमेंटम था, वो एनर्जी और मोमेंटम ईएम वेव ने चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर कर दिया। सेकंड बच्चों, अगर हम सन रेज में हैं, सन रेज में हैं, हमने अपना हाथ सन रेज में रखा हुआ है, तो वी विल फील सम वार्म इन सन रेज। तो सन रेज क्या है? सन रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स हैं। इसका मत इसका मतलब है कि अगर हमें वार्म फील हुआ तो इट मीन्स वहां पर एनर्जी थी। इसका मतलब ईएम वेव्स कैरीज द एनर्जी। सो ये कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोमेंटम वाला हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे दैट ईएम वेव falling on a charged particle sets the charged particle into oscillation. This oscillating charged particle gains energy and momentum from the EM waves, which means EM wave carries some energy and momentum. Second example हम देंगे, we feel warm in the sun rays, so we get heat from the sun rays, and sun rays are the EM waves. It means EM waves carries energies. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो बच्चों हमने पढ़ा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं रेडार सिस्टम के अंदर। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स को। रेडार सिस्टम के सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स को। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा माइक्रोवेव्स। सेकेंड है, इज यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने में बच्चों एक्स रेज का यूज होता है। एक्स रेज इज सिमिलर टू रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग डीके ऑफ द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस डीके में बच्चों गामा रेज एमिट होती हैं। सो ये होगा गामा रेज। हैज वेवलेंथ रेंज बिटवीन 390 टू 770 नैनोमीटर। सो बच्चों 390 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर की रेंज में लाई करती हैं विजिबल रेज। is absorbed from sunlight by the ozone layer। तो is absorbed from the sunlight by the ozone layer, तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रा वायलेट लाइट को, अल्ट्रा वायलेट रेज को। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर यूवी रेज। प्रोड्यूस इंटेंस हीटिंग इफेक्ट, जिनकी वजह से काफी हीट प्रोड्यूस होता है, हीट वेव्स जिन्हें हम बोलते थे। तो हमने पढ़ा था इंफ्रारेड रेडिएशंस आर कॉल्ड हीट वेव्स। तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों इंफ्रारेड रेडिएशंस। Next question number 13 is identify part of EM spectrum which is suitable for radar system used in aircraft navigation। So बच्चों radar system में हम use करते थे microwaves adjacent to low frequency end of EM spectrum। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो थी रेडियो वेव्स की। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड है रेडियो, तो उससे एडजेसेंट एंड है माइक्रो। सो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर होगा माइक्रोवेव्स। प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाली रेज होती हैं गामा रेज। और प्रोड्यूस बाय बोम्बार्डिंग मेटल टारगेट विद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। सो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स से कोलिजन कर कर मेटल्स जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो उनसे एमिट होती हैं एक्स रेज। सो ये आंसर होंगे माइक्रो, गामा रेज एंड एक्स रेज।